प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। ईएलटी के लिए हम लोग जीएस की क्लास करते हैं और प्रत्येक दिन शाम को यह क्लास आपको मिलती है। मंडे से इसमें कुछ शेड्यूल में चेंज होगा, हालांकि आपको 3 बजे ही क्लास मिलेगी। क्लास इसी तरह से चलेगी, आप उसमें खुद ही समझ जाएंगे क्या चेंजेस किया गया है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण 20 बिंदुओं पे, 20 प्रश्नों पे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के हर प्रश्न में डिस्क्रिप्शन आपका इंक्लूड है, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और डिस्क्रिप्शन को भी समझने की और सुनने का प्रयास करिएगा ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न, और एक सूचना के साथ स्टार्ट करेंगे कि आपका यूपी टीईटी का रिजल्ट जारी हो चुका है। आपने अपना रिजल्ट उम्मीद करते हैं चेक कर लिए होंगे, नहीं चेक कर लिए होंगे तो 1-2 दिन में आप चेक कर लेंगे। साइट पे अभी बहुत ज़्यादा लोड है, तो आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। उम्मीद है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी बहुत जल्द आने वाली, जिसके लिए सुपर 51 सुपर 11 की हमारी क्लासेस चलती हैं। आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में है। इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था, आपसे पूछा जा रहा है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी किसने प्रारंभ किया था। इसी को दूसरी भाषा में अगर हम पूछें तो इसी को कहा जाता है इंडिया हाउस, ठीक है, इंडिया हाउस कहा जाता है। इसी को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, इंडिया हाउस। अब आपसे पूछेगा कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पे की गई थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की गई थी, या इंडियन घर कहाँ पे है। इन सब का आंसर आपको एक ही होगा कि कहाँ पे है, तो मान लीजिए वो तो अलग चीज़ हो जाएगी। किसने स्थापना की थी, कौन प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसने किया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। कब किया था, तो अब देखिएगा फरवरी कब, 1905 में इसकी स्थापना की जाती है। कब, 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आंतरिक कर स्वराज प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशलिस्ट का भी, क्या नाम था समाचार पत्र का, सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र था, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट, ठीक, लॉजिस्ट समाचार पत्र भी निकाला गया। क्या हुआ, सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन के सरकारी तंत्र के विशेष, अगर हम बात करें तो विशेषता को देखते हुए श्याम जी जो वर्मा थे, श्याम जी वर्मा जी जो थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा, वहाँ से पेरिस और अंततः जनेवा चले गए। हुआ क्या कि इनका लंदन में जो सरकारी तंत्र था इनके पीछे पड़ गया। ऐसी स्थिति में पहले कहाँ भाग गए, पेरिस। तो लंदन से कहाँ गए थे, पेरिस गए थे, और पेरिस से फिर कहाँ भाग गए थे, पेरिस से भाग गए थे अपना जेनेवा में। कहाँ पे, जेनेवा में भाग गए। तो कभी कभी पूछा जाता है कि इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना करने के बाद जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे वो कहाँ चले गए, किस देश चले गए, तो आपका आंसर हो जाएगा पेरिस चले गए। लंदन में होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना करते हैं, बाद में कहाँ चले जाते, पेरिस। अच्छा, पेरिस क्यों गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, इनके सरकारी तंत्र जो था इनके खिलाफ हो गया, इसकी वजह से ये भाग गए पेरिस। और पेरिस से फिर भाग गए कहाँ पे, जिनेवा चले गए। और आपके पास इतना आंसर, आपने इतनी चीज़ें सीखी कि कब घटना घटी थी, 1905 में, कहाँ पे हुई थी, ये लंदन में हुई थी। लंदन आपको ऑप्शन में ही, क्वेश्चन में ही दिया गया है, लंदन में हुआ था। यहीं से एक समाचार पत्र निकलता है, नाम क्या है, सोशियोलॉजिस्ट, तो इनका प्रकाशन भी किया जाता था। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को ध्यान से सुने होंगे और इसे अपने जहन में भी रखेंगे। आने वाले एग्जाम में आपको अगर ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप उसका लाभ उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा, देखिए प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, मैं यही प्रश्न पे थोड़ा सा और बढ़ाऊं। अगला प्रश्न अगर आपसे इसी में पूछा जाए तो ऐसे पूछा जा सकता है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी। एक प्रश्न तो यहीं पे है कि कहाँ पे की थी, इनका नाम तो दे देगा, फिर पूछेगा कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा लंदन। यहाँ आप देखिए, मैंने आपको कई बार शायद बताया होगा, इसमें शायद इस बैच में नहीं बताया, और ऐसे हमने बताया था कि जो हमारा एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आर स्क्वायर के फार्मूला पे कार्य करता है। आर स्क्वायर का मतलब होता है रिपीटेड एंड रिलेटेड क्वेश्चन।
रिपीटेड क्वेश्चन, जब क्वेश्चन की भाषा शैली एक जैसी ही होती है उसे हम रिपीटेड क्वेश्चन कहते हैं, लेकिन जब उसकी भाषा शैली बदल करके और उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न पूछा जाता है तो उसे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन कहते हैं। जैसे अब प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि इंडियन होम रूल सोसाइटी कहाँ स्थापित हुई थी, तो आप कहेंगे लंदन में। कब स्थापित हुई थी, तो आप कहेंगे कब स्थापित हुई थी, 1905 में स्थापित हुई थी। इस प्रकार से जो प्रश्न हुआ ये क्या हो गया, आपका रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अगर यही पूछ लिया जाए कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किए थे। ठीक है, तो इतने सारी चीजें आप अपने जहन में रखेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना की, जिसने गदर पार्टी की स्थापना की, वह व्यक्ति कौन है, आपको ये बताना है। इनका नाम है लाला हरदयाल। क्या नाम है, लाला हरदयाल। 1913 में एक घटना घटती है, ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनना है, ठीक है। 1913 में एक घटना घटती है, जो घटना में क्या होता है कि सोहन सिंह भाखना एक नाम है, क्या नाम है, सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना, बाकना, ठीक, सोहन सिंह बाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्था की स्थापना की। बड़ा नाम है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। अगर यहाँ पर हम लिखें तो लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान समझ जाइएगा, हिंदुस्तान एसोसिएशन, ठीक, एसोसिएशन भी समझ जाइएगा, ऑफ, ठीक, द पैसिफिक, पैसिफिक, ठीक, पैसिफिक, और इसके आगे है कोस्ट। तो इतने बड़े स्थापना की, क्या, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला। गदर नामक क्या था, अगर पूछा जाए गदर क्या था तो आप कहेंगे अखबार था। गदर क्या था, अखबार था। गदर क्या था, अखबार था। गदर नामक एक अखबार निकाला, ठीक, अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे, ठीक, ये पथ प्रदर्शक के रूप में थे। गदर पार्टी के सदस्य के रूप में रामचंद, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भी काजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह, उसके बाद सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। चूंकि विकल्प में सोहन सिंह भाखना नहीं दिए गए हैं, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस सभी लोग तो दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो हरदयाल ने किया था और इसमें सोहन सिंह भाखना का नाम नहीं आया है, क्योंकि स्थापना किसने की थी, सोहन सिंह भाखना ने की थी। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, स्थापना किसने, मैंने कहा ना 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्था की स्थापना की, जहां से एक पत्र निकलता, एक अखबार निकलता था, जिस अखबार का नाम गदर होता था, जिसके कारण बाद में इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी रख दिया गया। चूंकि इसमें जो सदस्य थे उसमें मेन नाम तो सोहन सिंह भाखना का है, लेकिन सोहन सिंह भाखना ऑप्शन में ना होने के कारण लाला हरदयाल आपका सही आंसर माना जाएगा। यह प्रश्न आपके समीक्षा अधिकारी 2016 के पेपर में पूछा गया है आयोग के द्वारा ही, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनका डिस्क्रिप्शन आपको अनिवार्य है। तो जब इन प्रश्न को आप देखेंगे तो आप वहाँ पे सोहन सिंह भाखना को खोजेंगे, और सोहन सिंह भाखना तो आपके ऑप्शन में होंगे नहीं। ऐसी सिचुएशन में आप किसके पास जाएंगे, लाला हरदयाल के पास जाएंगे, और आपका आंसर भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस पार्ट से सहमत होंगे। अगला है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी, आपको ये बताना है। गदर आंदोलन की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। किसने की थी, लाला हरदयाल ने। प्रश्न ऊपर से ही है, वही चीजें सेम टू हैं, रिपीटेड क्वेश्चन का। प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो आपको बताना है, क्या बताना है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार, जो आधार था, आधार स्थल क्या था, तो आपको बताना कहाँ से इन्होंने सक्रिय होकर के कार्य किया। यानी जो एक गदर पार्टी के सदस्य थे, एक कहीं ना कहीं से सक्रिय होकर के कार्य किए होंगे। देखिए, गदर पार्टी जो थी वो पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के एक उद्देश्य के रूप में संगठित की गई थी। इसे अमेरिका और कनाडा में भारतीयों ने 1913 ईस्वी में बनाया था। कहाँ पे, अमेरिका में और कनाडा में भारतीयों के द्वारा 1913 ईस्वी में बनाया गया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर
नाम का पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू और पंजाबी भाषा में निकलता था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि गदर किस भाषा में निकलता था, तो आप कहेंगे किस भाषा में निकलता था, उर्दू में, और किस में निकलता था, पंजाबी में। दो भाषा में गदर निकलता था। गदर की जो संस्थापक सदस्य थे उनका नाम था सरदार सोहन सिंह भाखना। लेकिन जब इनका नाम सरदार सोहन सिंह भाखना नहीं होगा ऑप्शन में, तो हम लाला हरदयाल के पास जाएंगे। ठीक है, अब आपने प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि कहाँ से सक्रिय थी, तो उत्तरी अमेरिका से सक्रिय थी। कहाँ से सक्रिय थी ये पार्टी? उत्तरी अमेरिका से सक्रिय थी। अब मेरी बात को ध्यान से फिर सुनिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ क्या कि सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को था। कौन सा शहर था? सैन फ्रांसिस्को था, जो कि मेन शहर था इसका, सैन फ्रांसिस्को। कई बार प्रश्न पूछा जाता कहाँ से सक्रिय थे, तो आप कहेंगे सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए, यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए, तो सही उत्तर आपका सी होगा। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका लगाया जाए, तो आपका सही आंसर उत्तर नंबर सी होगा, चूंकि पश्चिम भाग में पड़ता है सैन फ्रांसिस्को। अब बात करते हैं, किंतु यदि अमेरिका का अर्थ सिर्फ अमेरिका महाद्वीप लगाया जाए, तो इसका सही अर्थ उत्तर बी होगा। तो यहाँ पे उत्तर बी भी सही हो सकता है और उत्तर सी भी सही हो सकता है। ए अमेरिका नहीं, अमेरिका। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी, जो इसका सक्रिय कार्यस्थल था, वो कहाँ पे था? तो मैंने आपसे बताया कि अमेरिका और कनाडा में भारतीयों ने 1913 में सक्रिय रूप से कार्य किया। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर हमारे ऑप्शन में देता है तो हम सैन फ्रांसिस्को, अगर शहर पूछेगा तो हम सैन फ्रांसिस्को के पास जाएंगे। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ होता है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। अगर हम पश्चिमी भाग में जाएं तो हमारा पश्चिमी भाग आंसर सही होगा। लेकिन हम अमेरिका को एक महाद्वीप माने, तो ऐसी स्थिति में उत्तरी अमेरिका हमारा ऑप्शन हो जाता है। सामान्य तौर पे अमेरिका महाद्वीप को 3 उपभागों में बांटा गया है। कितने उपभाग हैं? 3 उपभाग हैं। उपभाग में बांटा गया है। पहला उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में विभाजित किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो हमारे मित्र देख रहे हैं, खास करके जो इतिहास बैकग्राउंड से होंगे, जिन्होंने इस पे अच्छे से अध्ययन किया होगा, हम चाहते हैं इतिहास या ज्योग्राफी से, तो उनसे हम ये उम्मीद कर रखेंगे कि वो कमेंट करके जरूर अपने आंसर को यहाँ पे बताएंगे कि इन दोनों में से सही किसको माना जाए। ये तो हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं जो हमारे मित्र देख रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा हिस्ट्री में, या जिन्होंने ज्योग्राफी से अच्छे से ग्रेजुएशन किया है, उनको पास इसकी नॉलेज होगी। क्योंकि आप टीचटी पीएचडी उसी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि जो आयोग ने आंसर माना है, एक बार आयोग ने उत्तरी अमेरिका आंसर माना है और दूसरी बार आयोग ने ही पश्चिमी अमेरिका आंसर माना है। तो इसके हिसाब से एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपके सामने। लेकिन अगर सैन फ्रांसिस्को शहर आएगा, अगर शहर पूछा जाएगा, तो आप सैन फ्रांसिस्को के पास जाएंगे, जिसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। आपका आंसर 110% राइट होगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, गदर क्या है? गदर क्या था? आप बताइए, गदर क्या है? कहाँ है गदर? क्या था आपको ये बताना है, गदर क्या था। तो यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे, गदर, ठीक है, गदर क्या था, तो आप बताएंगे भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था, जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। यह बात आपकी सच है, ठीक है, कि भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था, जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक। हालांकि गदर क्या था? अखबार का नाम था। गदर क्या था? अखबार का नाम था। लेकिन ऑप्शन में अखबार के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई है, तो हम यही बताएंगे भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था, जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में था। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अगर आपसे पूछे कोई गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, आप कहेंगे सैन फ्रांसिस्को में। गदर क्रांति छेड़ने, ठीक है, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? कह रहा गदर क्रांति को छेड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था कि 1913 में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से गदर क्रांति छेड़ी गई? तो आप बताएंगे गदर क्रांति छेड़ने का क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। आपको बताते चलें कि स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए।
1914 ईस्वी में हुआ एक घटना घटती है। 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में अचानक छिड़ जाता है। भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोर दिया, इससे उद्दलित किया गया। ठीक है, इस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में होगा, उनके लिए यह मौका है। इस मौके पर कई जगहों पर कई तरह के फायदे उठाए गए। ठीक, उत्तरी अमेरिका में अगर बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना की गई और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और स्वदेशी संगठनों को आगे बढ़ाया गया। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे काम हुए कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, गणतंत्र सरकार की, गणतंत्रता वाली सरकार की, गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। एक कौन व्यक्ति है, इसके बारे में आपको बताना है। बात करें तो इनका नाम होता है महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला, यानी राजा महेंद्र प्रताप और कौन थे? बरकतुल्ला थे। बरकतुल्ला, ये दोनों लोग, राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला, ये दोनों लोग साथ में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 ईस्वी में एक गणतंत्र काबुल में, काबुल मतलब अफगानिस्तान में, भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कर दिया। कौन कौन थे? दो लोग थे, महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला। ये लोग जब युद्ध चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध, उसी दौरान काबुल, अफगानिस्तान जो भारत का एक हिस्सा हुआ करता था उस समय, वहां पे जाकर के अस्थायी सरकार का गठन कर दिया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति बन गए। ये महाशय क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। और जो बरकतुल्ला थे वो प्रधानमंत्री बन गए और ये प्रधानमंत्री बन गए। शुभ बात ये थी कि इन्हें जर्मनी और रूस से मान्यता भी दे दी गई। यानी जो ये सरकार गणतंत्रात्मक सरकार बनी, इस सरकार को जर्मनी और रूस जैसे देश ने मान्यता भी दे दी। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि देश आज़ाद होने से पहले ही कौन सी अस्थायी सरकार बनी थी, तो आप कहेंगे वो सरकार किसकी बनी थी? महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने थे, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे। एक कहाँ पे घटना घटी थी? अफगानिस्तान में घटी थी, अफगानिस्तान के काबुल में। ठीक है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी? कह रहा प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर एक भारत की अंतरिम सरकार बनी और राजा प्रेसिडेंट, जिसमें प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप बने, तो अफगानिस्तान के काबुल में बनी थी। शुभ बात यही थी कि इसमें जर्मनी और रूस जैसे देश इनको मान्यता दे दिए थे, इस सरकार की मान्यता मिल गई थी। कौन क्रांति की माँ कहलाती हैं, यानी कौन ऐसी हैं जो क्रांतिकारी की माँ कहलाती हैं? तो इसका नाम है, आपको पता है, भी काजी रुस्तम कामा, यानी मैडम भी काजी रुस्तम कामा जो हैं, ये जो हैं भारत में क्या कहलाती हैं? क्रांतिकारी की माँ कहलाती हैं। क्रांतिकारियों की माँ, भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। ऐसे बहुत सारे नामों से इन्हें जाना जाता है, समझा जाता है। बात करते हैं अगर भी काजी कामा की, तो एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का समर्थन करती थी। इन्होंने यूरोप एवं अमेरिका के क्रांति का संचालन किया और जेनेवा में वंदे मातरम पत्रिका निकाली। इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था वंदे मातरम। क्या नाम था? वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक, मातरम, वंदे मातरम जो पत्रिका निकलती है, ये पत्रिका पूछी जाती कहाँ से निकली थी, तो यह पत्रिका निकाली गई थी जेनेवा से। कहाँ से निकाली गई थी? जेनेवा से एक पत्रिका निकाली गई थी। किसने निकाला था? भी काजी रुस्तम कामा ने। और कहाँ से निकली थी? जेनेवा से। नाम क्या था? वंदे मातरम। 1907 की ईस्वी में, 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट, ये पड़ता है स्टुटगार्ट कहाँ पे? जर्मनी में। स्टुटगार्ट कहाँ पे है? जर्मनी में है। स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने क्या काम किया? एक सेकेंड। स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने क्या काम किया? अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और यहाँ से इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराने का काम किसने किया था, तो आपका आंसर होगा भी काजी रुस्तम कामा। और भी काजी रुस्तम कामा ने जो झंडा फहराया था उसकी डिजाइन उन्होंने स्वयं तैयार की थी। मतलब जो झंडा फहराया गया था उस झंडे की डिजाइन किसने तैयार की थी? भी काजी कामा ने स्वयं तैयार की थी। इसी सम्मेलन में उन्होंने पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प को भी उद्घोषित किया था। ये 30 वर्षों तक पेरिस से भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। 1935 में 74 वर्ष की आयु में मुंबई लौटकर आई और उसी वर्ष इनका देहांत हो जाता है। वह भारत में क्रांति की मां कहलाती हैं। 3 चीज़ें यहाँ से याद रखनी है आपको। पहली चीज़ याद रखनी है कि वंदे मातरम पत्रिका किसने निकाला, तो आप कहेंगे मैडम भी काजी कामा ने निकाला।
वंदे मातरम पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो आप कहेंगे जिनेवा से निकलती थी। उसके बाद आप बताएंगे कि सबसे पहले किसने जो है भारत का झंडा फहराया था, भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था, तो आप कहेंगे मैडम भीकाजी कामा। कब फहराई थी? 1907 में फहराई थी। कहाँ पे फहराई थी? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराई थी। और स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया गया जो झंडा था, जिसे मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था, उस झंडे की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो आप कहेंगे मैडम भीकाजी कामा ने ही उस झंडे की डिजाइन तैयार की थी। मैडम भीकाजी कामा की मृत्यु कहाँ होती? तो आप कहेंगे उनकी मृत्यु हो जाती है मुंबई में। ठीक है, उनकी मृत्यु कहाँ होती है? मुंबई में होती है। 1935 ईस्वी में 74 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भारत में क्रांतिकारियों की माँ के नाम से भी जानी जाती हैं। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करिए। यहाँ आप देखिए विचार करना है। मैडम भीकाजी कामा ने वर्ष 1960 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारतीय ध्वज फहराया। नहीं, अभी मैंने आपसे बताया कि 1907 में। कब? 1907 ईस्वी में। ये पेरिस नहीं है बल्कि है स्टुटगार्ट है। स्टुटगार्ट कहाँ पे है? स्टुटगार्ट है जर्मनी में। स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में। इन्होंने सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और जो ध्वज फहराए थे, तो आपका ये गलत हो गया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। हाँ, ये बात सही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, वो भी सही, पारसी थे, ये भी सही है। उपरोक्त कथनों में कौन सा गलत है? तो गलत कौन है? केवल एक गलत है, क्योंकि वो जो ध्वजा फहराई गई थी वो 1960 में नहीं फहराई गई थी। कब फहराई गई थी? 1907 ईस्वी में फहराया गया था, पहली चीज़। और एक कहाँ फहराया गया था? पेरिस में नहीं फहराया गया था, स्टुटगार्ट में फहराया गया था, स्टुटगार्ट में। और स्टुटगार्ट कहाँ पे है? आपको पता है, जर्मनी में है। ठीक है, कौन फहराया? और इसका जो ध्वज था उसका डिजाइन किसने बनाया था? मैडम भीकाजी कामा स्वयं बनाई थी। कामागाटा मारू ये क्या है? आपको बताना है कामागाटा मारू क्या है। तो आप कहेंगे कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत्र है। तो एक जहाज है जो कनाडा से यात्रा पे निकला हुआ था, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कामागाटा मारू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? बाबा गुरदीप जो हैं ये इस घटना से संबंधित होते हैं। जहाँ पे डिस्क्रिप्शन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे टाइम पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? आपसे पूछा जाएगा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर आना चाहिए इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, रास बिहारी बोस जो थे ये जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 30 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 जून से 23 जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में ही रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा ये बात। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? तो सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। बंग भंग आंदोलन। अब यहाँ पर अगर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि उपरोक्त घटनाओं का अगर हम क्रम देखें तो सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। कब अस्थायी बंदोबस्त कब हुआ? 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक, उसके बाद लॉर्ड बेलेजली ने 1798 से 1805 में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का निर्माण किया। सहायक संधि का निर्माण कब हुआ था? 1798 से 1805 में। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड बेलेजली। क्या नाम है? लॉर्ड बेलेजली है। ठीक, और उसके बाद है ये जो है आपका लॉर्ड डलहौजी, ये हुआ था 1848 से 1856 में। 1848 से 1856 में। ठीक, इनको क्या कहते थे? डलहौजिया जो था इसको अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के हड़प नीति के लिए जाना जाता है। बहुत कमीना था ये। ठीक है, तो ये थे। अब जो इतिहास वाले होंगे वो लार्ड कहेंगे, हम तो ठहरे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट और हम इन्हें कमीना ही समझते हैं अंग्रेजों को। ठीक है, जो हमारे ऊपर हुकूमत किए हैं, हम इन्हें लार्ड कहना हमारे बस की बात नहीं है। वो तो नाम में आ जाता है, पढ़ देते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन हम तो इन्हें कमीना ही कहते हैं। ठीक है, माफ़ करिएगा, लेकिन ये भाषा शैली नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सच है कि जो नुकसान पहुंचाए उसको हम लॉर्ड कहें, मतलब लॉर्ड मतलब भगवान, हम भगवान कहें, ऐसा कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं। ठीक है,
तो भाई इतिहास वाले कह सकते हैं, जो सोशल वाले होंगे माफ़ करिएगा, लेकिन सच ये है कि इसे कहना ठीक नहीं है। ठीक, उसके बाद बात करिएगा कि सबसे बाद में क्या हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक, बंग भंग विरोध आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो किस तिथि को बंग भंग विरोध के आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, कौन सी ऐसी तिथि थी? तो आप कहेंगे वह था 7 अगस्त 1905। सही आंसर आपका 7 अगस्त 1905 है, एक बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक, इसके बाद आएंगे यहाँ पे बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू होता है? तो आप कहेंगे बंग भंग के बाद जो आंदोलन शुरू होता है उस आंदोलन का नाम होता है स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम है? स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? अब देखिए कौन सा ऐसा वायसराय था जिसने बंगाल विभाजन किया था, तो इसका नाम सबको पता है, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कर्जन था बंगाल विभाजन करने वाला। और अगर इसी में आगे बढ़ जाते हैं, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये क्वेश्चन का आपके लिए इम्पोर्टेंट, और यह प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक, पूछा किस में गया? पीसीएस में पूछा गया, 2014 के पेपर में पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री में। तो ये प्रश्न आपसे रिपीट हो सकता है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न का लेवल अब टफ बनाया जा रहा है, तो उसके हिसाब से बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक तो गवर्नर था लॉर्ड कर्जन, हो गया। ठीक, अब उसके बाद पूछा जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रीजर। ठीक है, सर एंड्रूज माफ करिएगा, फ्रीजर ये था। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। बंगाल ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में जो ब्रिटेन की वस्तुएं थी उसके सुझाव को किसने दिया था? तो आप बताएंगे यहाँ पे बंगाल जो है ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो अब आपको बताना किसने सर्वप्रथम ये कहा था कि अंग्रेजी सामानों का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप कहेंगे कृष्ण कुमार मित्र ने ये बात कही थी। और उसके बाद बंगाल का विभाजन, ये अंतिम प्रश्न आज की श्रृंखला का, बट नॉट पूरी तरह से अंतिम प्रश्न नहीं है। मैं आपको एक बात यहाँ बताता हूँ, जो मित्र यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं, मंडे से आपको प्रत्येक दिन एक विषय मिलेगी। ठीक है, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक विषय मिलेगी जिसमें लास्ट में 5 प्रश्न आपका यूपी का होगा, यूपी स्पेशल का, और 5 प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का होगा। ठीक है, यानी जैसे आज हमने किया तो आधुनिक भारत के इतिहास की एक टॉपिक हमने लिया कि क्या हुआ था राजनीतिक संगठन में, तो उस राजनीतिक संगठन से हमने रिलेटेड एक टॉपिक लिया और उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन्हें हमने छांट करके आपके सामने रखा। इसी प्रकार से सोमवार से 6 दिन तक के लिए हमने 6 विषय के अलग अलग डिजाइन कर रखे हैं, जिसमें प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के और 5 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल के शामिल रहेंगे। 20 प्रश्न आपके उस विषय के होंगे, 5 प्रश्न यहाँ से 5 प्रश्न यहाँ से, यानी टोटल मिलाकर के आप 30 प्रश्नों का आंसर देने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग प्रत्येक दिन देखेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। तो इसका आंसर आपको यहीं पे बता देना, बंगाली राष्ट्र में भी वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। और इसी के साथ आज की यह श्रृंखला कंप्लीट होती है। जहां भी रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते किसी और वीडियो, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।